बाजार बोलता है। इसमें डेटा एक बार पढ़ लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहे हैं, उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस क्या बोल रहे हैं और आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। तो डेटा में पहले एफआईज का डेटा, जहां पर कि कल का सत्र कैसा रहा उसको जान लेते हैं। तो डीआईज तो रुक नहीं रहे, 2971 करोड़ की बाइंग कल, एफआईज की 689 करोड़ की सेलिंग। एफआईज हालांकि पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से बाय कर रहे थे, लेकिन एक उनकी खरीदारी पर कल ब्रेक लगा है और उन्होंने 689 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। इसमें आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में जो बड़े स्टेक्स होते थे आजकल वो भी बेच रहे हैं एफआईज। एक कंपनी में भी अगर स्टेक बेच देते हैं तो उनकी जो ओवरऑल बाइंग होती है वो सेलिंग में बदल जाती है। तो यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात होगी कि ब्रॉडर वे में वो बाय कर रहे हैं, लेकिन एक कंपनी में बड़ा स्टेक बेच देते हैं, उसका इम्पैक्ट आ जाता है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस कहाँ पर चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं एशियन मार्केट्स इस समय। डाउ कैसा बंद हुआ, तो डाउ करीब 220 अंक नीचे बंद हुआ कल, 0.5% गिरकर। शंघाई में लाल निशान बना हुआ है, हैंगसेंग में लाल निशान बना हुआ है, निकाई में लाल निशान बना हुआ है, कोस्पी में लाल निशान बना हुआ है। लेकिन जितना बड़ा लाल निशान इंडिया में है उतना बड़ा लाल निशान कहीं भी, ना अमेरिका ना एशियन मार्केट कहीं नहीं है। तो उसकी वजह थोड़ी जाननी होगी कि क्या ऐसा हो रहा है। एक बार टॉप गेनर्स और लूजर्स देख लेते हैं कि आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर 20% का सर्किट लग गया। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ करीब 6.5% ऊपर है। गुजरात फ्लोरोकेम यहाँ पर करीब 6% का उछाल। ड्रीम फोक यहाँ पर करीब 5.5% की तेज़ी। मार्क्सन्स फार्मा करीब 5% ऊपर आता हुआ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे शेयर्स हैं यहाँ पर की अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिल रही है। साथ ही अगर देखें तो आज के टॉप लूजर्स कौन से हैं, तो टॉप लूजर्स में सबसे पहले नाम आ रहा है वोडाफोन आइडिया का, इस पर तो विस्तार से बात करनी होगी। उसके बाद इंडस टावर का नाम आ रहा है 421 रुपये पर। जीटीएल इंफ्रा यहाँ पर भी गिरावट है। तो टेलीकॉम या टेलीकॉम इंडस्ट्री से इंफ्रा से जुड़े हुए 3 काउंटर तो नीचे हैं, लाल निशान में। तीनों पर खास तौर से 2 पर तो बात होगी। जीएमआर इंफ्रा ये कल का टॉप गेनर्स में से था और आज टॉप लूजर्स की लिस्ट में आ गया। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी करीब 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर कुछ शेयर हैं खासतौर से टेलीकॉम के जहाँ पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन बाज़ार में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस समय वो है कि ग्लोबल खबरों में सबसे पहले खबर थी कि तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला जो लिया जाना था कि अक्टूबर में तेल उत्पादन बढ़ाया जाएगा, ओपेक ने उसको 2 महीने आगे डेफर कर दिया। तो ये थोड़ा सा एक जो क्रूड ऑयल में लगातार गिरावट चल रही थी उसको शायद रोकने के लिए किया गया है। उन्होंने अपने टेक्निकल रीजंस अलग बताए हैं ओपेक ने, लेकिन कहीं ना कहीं इससे क्रूड ऑयल की जो सेलिंग है उस पर थोड़ा सा कल हमने स्टॉप लगते हुए देखा। साथ ही अमेरिका में चिप शेयरों में लगातार बिकवाली बनी हुई है, खासतौर से इन्वीडिया जो वहाँ पर सबसे मनपसंद शेयर रहा उसमें बिकवाली देखने के लिए मिली, जिसका इम्पैक्ट अमेरिकन मार्केट्स में देखने के लिए मिल रहा है। लवलेश सर, मैं क्रूड ऑयल पर आना चाहता हूँ क्योंकि क्रूड ऑयल इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। सर, ओपेक का डिसीज़न जिसमें कि वो 2 महीने आगे अपने प्रोडक्शन को जो बढ़ाने वाले थे उसको डेफर कर दिया। सर, कोई कंपनीज़ हैं ऑयल से जुड़ी हुई जो आपकी रडार पर हों, पॉजिटिव और द नेगेटिव साइड? सर, कैन यू प्लीज़ अनम्यूट योर माइक? राइट, आई थिंक मेरा माइक म्यूट हो गया था। इट्स ओके यस, सर। देखिए, ओपेक का जो डिसीजन है ऑब्वियसली टू पुश द प्राइसेस नॉर्थ, जो एक कंटिन्यूस हम उसमें देख रहे थे साइडवेज से बेरिश सेंटिमेंट, आई थिंक दैट इज वन थिंग जो कोशिश करी गई है वेयर दे हैव ट्राइड कि प्राइसेस को नीचे सपोर्ट मिले। एंड कहीं ना कहीं वो ऑयल एंड गैस स्टॉक में भी हमको दिख रहा है, दो आज का सेंटिमेंट ऑब्वियसली नेगेटिव है। मगर आप ऑयल एंड गैस स्टॉक में भी देखें तो अभी भी मुझे लगता है कि हिंद पेट्रो जैसा एक स्टॉक है विच इज एट ऑल टाइम हाई। अभी 440 कुछ का भाव चल रहा है, बट इन स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखी गई है। 397 390 ऐसे जोन थे जो इसके काफी कुछ 2024 पूरा इसने उसका रेजिस्टेंस देखा है। बट अगर स्पेसिफिकली ऑयल और गैस स्पेस में बात करूं तो मुझे लगता है हिंद पेट्रो अभी भी एक ऐसा स्टॉक है, 440 रुपए आ रहा है। ये स्टॉक 430 से 425 के लेवल्स पे भी अच्छा है। काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है इस स्टॉक में 410 रुपए के आसपास। तो अगर ऑयल एंड गैस स्पेसिफिकली सेक्टर में हम देखें तो एक हिंद पेट्रो बन जाता है। दूसरा एक स्टॉक ऑब्वियसली हमको पूरे ओवरऑल सेक्टर में अगर लगता है तो वो आईओसी है। फिलहाल ये स्टॉक रेंज में है, लेकिन अगर आईओसी हमको 182 के ऊपर निकलता हुआ दिखता है तो उसमें भी हमारी बाय की सलाह रहेगी। लेकिन सिंस ये जो पर्टिकुलर स्पेस है
ये हम जी बोल सकते हैं कि इट कैन बी कंट्रोल्ड इजीली, इसको इजीली कंट्रोल कर सकता है। और इसका कार्टेल सबसे बड़ा ऑब्वियसली ओपेक है। थोड़ा सा निवेशकों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें सप्लाई डिमांड शिफ्ट जो होता है बिल्कुल। हर कुछ महीने में एक न्यूज आती है और अफेक्ट करता है। तो इसमें अपना नजरिया अगर शॉर्ट टर्म रखे तो बेहतर होगा, और जो रिकमेंडेड स्टॉप लॉस है उसके साथ ही करे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस स्पेस में अगर कोई पिक है तो वो सिर्फ रिलायंस है, जो मेरे ख्याल से काफी कुछ उसका जो एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर प्ले करता है। मेरे ख्याल से एक बार रिलायंस को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। बाकी जो मैंने स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए है। बिल्कुल, रिलायंस में तो सर बोनस भी है, तो बोनस का भी एक इम्पैक्ट ऑन द पॉजिटिव साइड देखने के लिए मिला है हमें पीछे, लेकिन उतना नहीं मिला जितना कि हम जनरली बोनस पर एक्सपेक्ट करते हैं बाकी शेयरों में। लेकिन कुछ एक दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं, काफ़ी कुछ दर्शक रवि सर का वेट कर रहे हैं। मैं उन सभी दर्शकों को बता दूं, रवि सर जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ी देर में ही वो हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। लेकिन जिन दर्शकों के सवाल रवि सर से ना होके कॉमन सवाल है, मैं उनको लेता हुआ चलता हूँ। एक दिनेश जी का सवाल है बंधन बैंक पर। सर, इनको लॉस हो रहा है, क्या करना है? इन्होंने अपने लेवल्स तो नहीं लिखे हैं बंधन बैंक के लेने के। ये आई थिंक बंधन बैंक है भी नहीं ऐसा स्टॉक मेरे ख्याल से जो रखना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, जहां पर हम दूसरे प्राइवेट बैंक्स को आउट परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, बैंक निफ्टी ऑब्वियसली अंडर परफॉर्म कर रही है निफ्टी को। तो बंधन बैंक अभी मार्केट जहां ऑल टाइम हाई पे है, बंधन बैंक वहीं अपने 2019 के लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा है। और मेरे ख्याल से इस स्टॉक में फर्दर वीकनेस रहेगी। एक बार ये स्टॉक 190 का अगर लेवल तोड़ता है तो आई थिंक इसमें फर्दर डाउनसाइड बन सकता है, और वापस से ये अपने निचले स्तर 170 से 160 की ओर जाता दिखेगा। तो इसको तो मैं एग्जिट की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल। एक सर बड़ी खबर पर भी मैं बात करूंगा आज, चूंकि वोडाफोन आइडिया ये सुर्खियों में बना हुआ है, और इस काउंटर में हमने देखा कि इस समय 13% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक समय पर इसमें यही गिरावट करीब करीब 15% तक पहुंच गई थी, और एक बार तो इसने F&O का शेयर है तो 10% के डाउन सर्किट को भी टच किया। लेकिन आज जो इम्पॉर्टेंट खबर है जिसकी वजह से ये गिरा है, उस खबर की बात करते हैं। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने जो टारगेट दिया है वो शेयर पर ₹2.5 दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग है ये रिपोर्ट, वो इसलिए क्योंकि उनका पहले भी टारगेट कोई बड़ा नहीं था। उन्होंने ₹2.30 का टारगेट दिया हुआ था। ये रिपोर्ट उनकी काफ़ी समय से चल रही है, असर आज देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अचानक से जो एक लाइन आती है कि 83% तक के नीचे के टारगेट्स हैं, तो उसको देखकर शेयर में एक सेंटिमेंटली सेलिंग आ चुकी है। उनके कब से उनकी रिपोर्ट चल रही है जिस पर कि वो ₹2.30 के टारगेट को लेकर बैठे हैं, तो वो रिपोर्ट भी गलत साबित हुई, क्योंकि वो ₹2.30 का शेयर 15, ₹16, ₹18 भी पहुंच गया। एनीवेज, लेकिन इन्होंने एक चीज़ और इंटरेस्टिंग कही है जिस पर कि किसी का ध्यान नहीं जा रहा इजीली। उन्होंने कहा कि बेस्ट केस में ये शेयर ₹19 भी आ सकता है। तो अब बेस्ट केस क्या है और ख़राब केस क्या है? उनका जो ख़राब केस है जिसमें वो ₹2.5 का टारगेट दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं, उनको लगता है कि अगले 3 से 4 साल में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 3% और घट सकता है। अब कंपनी लगातार चूंकि सब्सक्राइबर लॉस करती जा रही थी, तो इसलिए उसका मार्केट शेयर घट ही रहा है। हम पिछले 3 साल से 4 साल से देख ही रहे हैं। तो लगातार ये जो गिरावट है उनको लगता है कि ये बनी रहेगी, इनके कस्टमर बेस कम ही हो रहा है। तो ये एक थोड़ा सा कॉज ऑफ ए कंसर्न है। लेकिन उन्होंने जो बेस्ट केस की बात कही है कि बेस्ट केस किस सिनारियो में बन सकता है, AGR ड्यूज जो गवर्नमेंट ने इन पर लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी ये सभी टेलीकॉम कंपनियां केस हार गई थी, तो AGR ड्यूज को लेकर इन्होंने क्यूरेटिव पेटिशन भी डाली हुई है जिस पर की सुनवाई होनी थी। क्यूरेटिव पेटिशन में होता क्या है कि हमने बात की टेलीकॉम एक्सपर्ट से, तो उन्होंने बताया कि ये जो क्यूरेटिव पेटिशन होती है इसमें ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। इसमें जजेस के चैम्बर में ही आपस में वो बात करते हैं कि इसको ओपन कोर्ट में ले जाना है मैटर को या नहीं ले जाना है। ओपन कोर्ट के जो टेक्स होते हैं वो तो हम सभी को पता लग जाते हैं कि कोर्ट में सुनवाई में क्या हुआ, लेकिन जो विद इन द चैम्बर में होते हैं जजेस के, उसमें हमें पता नहीं लगता कि क्या बातें हुई हैं उनकी। तो इसलिए क्यूरेटिव पेटिशन पर जो सुनवाई की डेट आई थी उसके बाद भी वोडाफोन आइडिया में कुछ कन्फ्यूजन सा हो गया कि हो क्या रहा है, हुआ क्या उस सुनवाई में। तो ये एक चीज़ थी। अब वो कह रहे हैं कि AGR ड्यूज को लेकर ही वो सुनवाई थी। AGR ड्यूज को लेकर अगर वहाँ से कुछ आ जाता है, ओपन कोर्ट में मामला आ जाता है, जजेस वगैरह कुछ फैसला लेते हैं कि कैलकुलेशन एरर जो कंपनी बोल रही है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है 65% उनका AGR पर जो पेनल्टी और इंटरेस्ट वगैरह लगाकर अगर कट हो जाता है, तो बेस्ट केस सिनारियो बनेगा। दूसरा बेस्ट केस सिनारियो बनने के लिए टैरिफ में लगातार रिवीजन ऑन द पॉजिटिव साइड भी उनको चाहिए। तब गोल्डमैन सैक्स कहता है कि ₹19 का टारगेट मिलेगा शेयर पर।
लवरेज सर, कैसे देख रहे हैं सर इस रिपोर्ट की? हमने पूरी जानकारी दे दी कि 2 रुपये 30 पैसे से बढ़ाकर इनफैक्ट उन्होंने टारगेट 2 रुपये 50 पैसे किया। उन्होंने इंडस टावर पर भी यही किया। उन्होंने इंडस टावर पर रेटिंग घटाई लेकिन टारगेट बढ़ा दिया। टारगेट लेकिन करंट मार्केट प्राइस से नीचे है। मैं इंडस टावर पर बाद में आऊंगा, पहले वोडाफोन पर सर बात बताइए सर। देखिए, मेरे ख्याल से इस स्टॉक ने काफी कुछ देखा है पिछले कुछ सालों में, ड्यू टू द एग्रेसिव कंपटीशन दैट इज देयर। बहुत सिंपल सी बात है कि जो इसके कंपटीटर्स है दे आर वेरी एग्रेसिव। स्टॉक्स लाइक टाटा कम्युनिकेशन, स्टॉक्स लाइक आपका रिलायंस जो हुआ, और उसके अलावा भी आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल, और इन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करा है। सबसे सिंपल नैरेटिव जो आइडिया के लिए रहा है वो किंतु और परंतु का हो सकता है, जैसे रिपोर्ट में भी लिखा है कि 2 रुपये 30 पैसे भी है और 19 रुपए भी है। अगर एक्स प्ले आउट होता है, एक्स फैक्टर इनके फेवर में रहता है तो 19 जाएगा, अगर नहीं होता है तो नीचे भी आ सकता है। आई थिंक सबसे सिंपल नैरेटिव आइडिया के लिए ये रहा है कि बस एक सस्ता शेयर है, और यूजुअली रिटेल ट्रेडर्स को सस्ता शेयर अच्छा लगता है। उनको लगता है कि 10 से 15 रुपए का स्टॉक है, 20 रुपए भी हो गया, 30 रुपए भी हो गया। सेम चीज हम दूसरे पेनी स्टॉक्स में भी देखते हैं। बट फंडामेंटली जैसे हमने रैली जो देखते हैं वो बेस्ड ऑन चेंज इन फाइनेंशियल्स होती है। से फॉर एग्जांपल सिमिलर वे में हमने सुजलॉन की रैली देखी, स्टॉक 7-8 रुपए पे था, 15-20 रुपए हुआ। फाइनेंशियल्स में दिखा कि कंपनी अपनी डेट रीपे कर रही है और मार्केट लीडर की पोजीशन पे वो आ रहा है, तो वो एक स्टॉक के प्राइस में भी दिखा। आइडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपना मार्केट शेयर तो बढ़ाने की जगह मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली, जैसा आपने बताया, लूज ही करेगा। एंड उसके जो कंपिटिटर्स है वो बहुत अग्रेसिव है। दे आर ऑपरेटिंग एट अ वेरी गुड मार्जिन एज कंपेयर टू आइडिया। मेरे ख्याल से आइडिया के लिए अभी 13 रुपए पे आ रहा है। आई थिंक टेक्निकली ये स्टॉक 8 रुपए तक के जाएगा। ऊपर में जो भी एक नैरेटिव बना था कि अराउंड 15-16, अब ये 19 या 20 तक जा सकता है। आई थिंक अभी फिलहाल तो जब इतनी अच्छी मार्केट एक बुलिश रन में है, दूसरे स्टॉक्स इतना अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्मार्ट मनी तो एटलीस्ट ऐसी कंपनी में नहीं जाएगा जहां पर इतनी प्रॉब्लम्स है ऑन द डेट साइड एंड ऑन द एग्जीक्यूशन साइड। तो मेरे ख्याल से आइडिया को अगर कोई लेना भी चाहे तो 8 रुपए के आसपास मुझे लगता है कि इसमें इस बाउंस बैक बनेगा। करंट लेवल्स पे तो मैं भी इसमें सेल की सलाह दूंगा। अगर आपके पास है तो निकलिए, नीचे में ये 8.5 से 9 रुपए तक की गिरावट देख सकता है। बिल्कुल। लेकिन लवलेश सर, मैं एक चीज़ पर और ध्यान दिलाना चाहूँगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट लगातार फेल हो रही थी टेलीकॉम में। वो इसलिए सबूत उन्होंने खुद दिए हैं। भारतीय एयरटेल पर उनका पहला टारगेट था 900 रुपये, उसको बढ़ाकर 1700 रुपये कर दिया। भारतीय एयरटेल 1500 रुपये चल रहा है। आप 900 से 1500 की रैली को मिस कर चुके हैं। आपको पता ही नहीं चला कि भारतीय एयरटेल कहाँ चला गया। अब आप 1500 पर बोल रहे हैं कि हम इसका टारगेट रिवाइज कर रहे हैं, 1700 रुपये कर देते हैं। भारतीय एयरटेल हालांकि इस रिपोर्ट के बावजूद भी, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट के बावजूद भी नेगेटिव ही चल रहा है। अब मैं तीसरे काउंटर पर आता हूँ सर, इंडस टावर। इंडस टावर में वो कह रहे हैं कि हमने जो डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक को, और द ब्रोकरेज डाउनग्रेड द स्टॉक टू सेल फ्रॉम न्यूट्रल रेटिंग। और इनके जो टारगेट्स थे पहले वो 220 थे, उसको बढ़ाकर 350 कर दिया। मतलब आप कह रहे हो कि मैं डाउनग्रेड भी कर रहा हूँ और टारगेट भी बढ़ा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा एक निवेशक के माइंड में भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब एक चीज़ और सर इसमें नोट करने वाली है, इंडस टावर, इनकी जो रेटिंग थी, इनका जो टारगेट था 220। अब ये शेयर आज काफ़ी नीचे है। आज ये काउंटर करीब 6% नीचे है। उसके बाद 417 रुपये चल रहा है, यानी कि इनके टारगेट से डबल हो गया। तब तक इन्होंने कोई रिवीजन नहीं किया, और जब ये डबल हो गया तो इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, न्यूट्रल से सेल कर दिया। सर, ये रेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? क्यों हम रिएक्ट करते हैं हिंडनबर्ग पर, गोल्डमैन सैक्स की इस तरह की जो अचानक से एक रिपोर्ट आती है और एक अलग ही अटेंशन सीकर टाइप की ये रिपोर्ट होती हैं? जी देखिए, बहुत सही बात बोली आपने। सबसे पहले तो जैसे हम अदानी का केस का एग्जांपल लें, तो एक जो सेंटिमेंट, एक नैरेटिव्स बनाया था कि मार्केट में और अदानी स्टॉक गिरे भी थे। आई थिंक स्मार्ट मनी उस समय एक ही था जो मेरे ख्याल से जीक्यूजी कैपिटल के मिस्टर जैन ने करा था। इट वाज जी अराउंड बिल्कुल। 15,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरे ख्याल से अगर आज आप वो इन्वेस्टमेंट देखें तो ऑलमोस्ट 100% से तो ज्यादा रिटर्न है। एटलीस्ट अदानी के स्टॉक्स में आप देख सकते हैं वही चीज। सेकेंडली, सेम हमको एक न्यूज बेस्ड इवेंट देखने को मिला था पॉलीकैब स्टॉक में।
मार्केट में एकदम से एक नैरेटिव गया था, सेंटिमेंट बना था कि इनकम टैक्स रेट है, और पॉलीकैब जैसा स्टॉक में हमने अच्छी खासी खासी गिरावट देखी थी, एंड सडनली वो स्टॉक भी 3850 का लो था। आई नो, क्योंकि मैंने उस स्टॉक में 3950 के आसपास इन्वेस्ट करा था, और वो आज 7000 के लेवल पर आ गया। सेम थिंग इज विथ आई थिंक इंडस टावर। जहां तक कि हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं, रेटिंग्स की बात कर रहे हैं, तो साउथ एसवीबी करके एक यूएस का बैंक था, इट क्रैश्ड ऑलमोस्ट 98% विद इन अ डे और टू, लास्ट ईयर की बात है। एंड वो बैंक जब क्रैश हुआ उस समय अगर आप देखें तो 15 में से 14 जो मेजर ब्रोकिंग हाउसेस थे, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, उनकी बाय रेटिंग थी। तो आई होप यहाँ पर लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो रेटिंग आती है वो शिफ्ट इन फंडामेंटल के बाद आती है, या उनके पास कोई कैटलिस्ट रहता है जो उस पर्टिकुलर प्राइस को ड्राइव करता है। तो कैटलिस्ट अगर प्ले आउट होता है तो इट्स गुड एंड वेल। बट जब तक कि कैटलिस्ट प्ले आउट होगा, सेंटिमेंट बेस पे हमने इंडस टावर देखा कि 2023 में जो स्टॉक अराउंड 130 रुपए चल रहा था, वो आज 400 रुपए उसके उच्चतम स्तर जो 2017 और 2013 के वहां पर है। अब अमूमन सी बात है कि 10 साल बाद अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आया है, जैसा हमने वेदांता में देखा है, तो वो एक करेक्शन तो बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो गया। इनफैक्ट पिछले 1 से 1.5 साल में स्टॉक 150 रुपए से ऑलमोस्ट 400 आ गया, तो 200%, 100% काइंड ऑफ रिटर्न तो उसने दे ही दिया है। और यहाँ पर बिल्कुल। अगर एक 10-15% की अगर करेक्शन आता है, तो वो ओवरऑल पिक्चर का एक पार्ट एंड पार्सल है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी कि जो स्टॉक 150% या 100% चल चुका है, उसमें 15% की गिरावट आ जाए और वहां पर हम री रेटिंग कर सकें। मेरे ख्याल से अगर आज की तारीख में मार्केट में थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ बचे और वापस से इंडस टावर 450 का लेवल के ऊपर जाएगा, तो आई थिंक ये री रेटिंग्स आप देखिएगा फिर से बदल जाएंगी और ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। इन्वेस्टर्स और सेंटिमेंट्स जो बनता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। मार्केट बिल्कुल। एब्जॉर्ब्स और डिस्काउंट्स द न्यूज डाउन 6 मंथ, 1 ईयर। सेम चीज सुजलॉन में ले लीजिए आप, कंपनी सिर्फ डेट को रिड्यूस कर रही थी और स्टॉक 20 रुपए से आज 80 रुपए हो गया, जबकि बिल्कुल। प्रॉफिटेबिलिटी में वो धीरे धीरे आया। राइट? तो बिल्कुल। मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। मेरे ख्याल से अगर कोई सिर्फ रेटिंग्स पे बाय सेल करेगा, तो इतना निश्चित है कि वो लॉस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। काफी कुछ सिंपल और कॉमन जो सेंस होता है वो प्ले आउट होता है। अगर प्राइस आपको 20 डे हाई, 52 वीक हाई, 1 मंथ हाई पे दिख रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ चेंज हो रहा है और इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश हो रहे हैं। इससे ज्यादा सिंपल कंसेप्ट मेरे ख्याल से और कोई सा नहीं है जो मार्केट में काम करे। बिल्कुल। तो यहाँ पर आइडिया, इंडस टावर, भारती एयरटेल, इन सभी पर सर ने एक ब्रॉडर तरीका बता दिया कि किस तरह से आपको सोचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच अगर आपकी पॉजिटिव है तब आप चार्ट उसी तरह से देखेंगे, फंडामेंटल भी उसी तरह से देखेंगे। और अगर आपकी सोच किसी काउंटर को लेकर या सेक्टर को लेकर नेगेटिव है तो भी आप उसी तरह से देखेंगे, पॉजिटिव है तो भी उसी तरह से देखेंगे। उसमें पॉजिटिव ढूंढेंगे वरना नेगेटिव ढूंढेंगे। एनीवेज, कुछ एक दर्शकों के सवाल लेते हुए चलते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन जी का सवाल है ईस्टर इंडस्ट्रीज पर। सर, शेयर प्राइस, इस शेयर पर क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए, स्टॉक ऑलमोस्ट 2021 से अभी तक के रेंज में है। अगर आपकी खरीदी का मुझे लेवल नहीं पता, पर 138 रुपए आ रहा है। स्टॉक अमूमन 170 से लेके 113 की रेंज में। करंट लेवल्स पे तो मुझे लगता है कि स्टॉक वापस से नीचे 127 के लेवल्स तक जाएगा। अगर आपकी जो निवेश है इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग टर्म है, तो बने रहिए, नीचे 105 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपको इसको और खरीदना भी है तो अराउंड 110 वो लेवल्स है जहां पर आप स्टॉक को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऊपर में जो एक डिसिसिव ब्रेकआउट है वो 183 के ऊपर ही होगा। जब तक कि ये इस रेंज में है, साइडवेज ही रहेगा, तो इस पे फिलहाल मैं कोई बाय या सेल की सलाह नहीं दूंगा। मेरे ख्याल से स्टॉक साइडवेज रेंज में ही रहना चाहिए। बिल्कुल सर। कुछ एक और खबरें जिन पर कि मैं फोकस करना चाहूँगा। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार रिकॉर्ड स्तर बना रहा है। कल 83.99 के लेवल पर पहुंच गया $1 के मुकाबले रुपया, और लगभग अब 84 के लेवल को हम टच ही करना मानेंगे, क्योंकि 83.98 पर कल बंद हुआ। सर, एक्सपोर्ट कंपनियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? लाइक टेक्सटाइल कंपनीज, आई वुड रिकमेंड सम नेम, गोकुलदास एक्सपोर्ट, सेंचुरी टेक्सटाइल, वेल्सपन लिविंग, जिनका एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी बड़ा है, और आईटी कंपनीज फॉर एग्जांपल टीसीएस, विप्रो, इन सभी में कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है। लग रहा है कि कुछ करेंसी का बेनिफिट हो सकता है।
जी देखिए, ये जो पर्टिकुलर इवेंट प्ले आउट हो रहा है, मेरे ख्याल से जो रेट कट का हम सितंबर में देख रहे हैं, देखिए 25 बीपीएस तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखा है यूएस की फेड रेट। अगर इन्फ्लेशन या कोई सा भी डेटा ऐसा अफेक्ट करता है, आज नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा है विच इज एक्सपेक्टेड एट अराउंड 164K, तो वो जो फेड का रेट कट है वो हो सकता है कि बाय दिसंबर एंड फेड को 25 से 50 बीपीएस आता है, तो वो इट कैन ट्रिगर अ फिश रैली। अब उसका कन्वर्स इफेक्ट ये होता है कि अन इन्वर्जन होता है, तो सबसे बेनिफिट जाता है दो तीन सेक्टर्स को, पर उसकी वजह से डॉलर वीक होता है ऑब्वियसली, एंड दूसरे जो सेक्टर्स है वो प्ले आउट होते हैं। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो दो से तीन सेक्टर से, जैसे मटेरियल्स हुआ, वो मेरे ख्याल से अच्छा रहता है। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली एक सेक्टर है जो काफी कुछ बेनिफिट करता है वीकर डॉलर से। और दूसरी बात एक और भी है कि प्रॉफिट मार्जिन्स, ये मैं यूएस के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, इंप्रूव होते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में जैसे आपने बताया सेंचुरी टेक्सटाइल अब हुआ, तो सेंचुरी टेक्सटाइल इज काइंड ऑफ अ लीडर इन इट्स ओन स्पेस, राइट? अब ये पर्टिकुलर स्टॉक आप देखिए, वही चीज पर्टिकुलरली डिस्काउंट कर रहा है। स्टॉक साइडवेज था पर उसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। 2280 से लेके 2310, ये ऐसे लेवल से जहां पर ऑलरेडी स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन करा है। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली अगर किसी को एक्सपोर्ट या पर्टिकुलरली ये वीकनेस इन डॉलर और फेड रेट कट का जी। जो इम्पैक्ट प्ले आउट होगा आने वाले 3 महीने में, तो मेरे ख्याल से सेंचुरी टेक्सटाइल ऑब्वियसली एक स्टॉक है। दूसरे स्टॉक आप आईटी की बात करें तो आई थिंक देखिए एप्पल सबसे बेस्ट पिक रहता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, डिजिटाइजेशन जो हो रहा है इकोनॉमी में, एंड विद द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दे हैव फॉर एंगेजमेंट ऑन द इंटरनेट, आई थिंक एप्पल एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं टारगेट तो नहीं दूंगा, बट एक मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं सजेस्ट करूंगा वो रहेगा एलटीटीएस, एलएनटी की टेक्नोलॉजी सर्विसेज है। इनका एक्सपोजर जो है ओवरऑल बिजनेस का नॉर्थ अमेरिका में, और इनके जो वर्टिकल्स है सच एज टेलीकॉम एंड हाईटेक, उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन, तो मेरे ख्याल से एलटीटीएस इज वन स्टॉक जो अ, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आईटी स्पेस में ही किसी को एक्सपोजर लेना है। जी। बस एक 5860 का इसमें रेजिस्टेंस है, 5860 के ऊपर भी कर सकते हैं, और अगर ये स्टॉक आपको नीचे में 5560 तक मिलता है तो भी कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए रहेगा 5410। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, दिव्यांश जी हैं। दिव्यांश जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर सर मेरे पास आईआरएफसी के शेयर्स हैं सर, 205 के प्राइस पे ओके। लगभग 200 शेयर्स हैं सर, और मैं जानना चाहता हूं सर इस गिरावट में बने रहें या एग्जिट करते हैं। जी। लवलेश सर, आईआरएफसी के इनके पास शेयर हैं 205 रुपए के, काउंटर 170 रुपए चल रहा है, तो 35 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है, क्या करना है सर? देखिए ऑब्वियसली आई थिंक रेलवे स्टॉक्स में जो अभी भी तेजी बनी हुई है, आई थिंक वो साइडवेज हो सकती है। तो अगर आपको एक मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दूं तो 152 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अमूमन थोड़ी बहुत इसमें वापस से एक तेजी आ सकती है, स्टॉक 180 182 रुपए के लेवल्स तक वापस जा सकता है। अगर हम आज का जो सेंटिमेंट है उसको रिकूप होते हुए देखें, तो मेरे ख्याल से आप 152 रुपए का स्टॉप लगाइए। अगर आपका नजरिया आने वाले कुछ 1 से 1.5 साल और लंबा है, आई थिंक रखिए आप इस स्टॉक को। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। जो करेक्शन हो रहा है वो ओवरऑल ड्यू था स्टॉक प्राइसेस में, क्योंकि स्टॉक ने अच्छी खासी 130 से वापस से रैली भी देख ली है। तो अगर आपको उसके लिए स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं 143 का दूंगा। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो मैं आपको 153 का एक स्टॉप लॉस दूंगा। बिल्कुल। कुछ एक दर्शकों के सवाल और लेते हुए चलते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं जो कि रवि सर का वेट कर रहे हैं और उनके शेयरों पर राय मांगना चाहते हैं, लेकिन ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर एक दर्शक हैं हमारे, उनका सवाल है सर, 1800 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना है इस पर? बिल्कुल रखिए। आई थिंक स्टॉक में जो 1550 1510 का लेवल्स है, बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। स्टॉक ओवरऑल पॉजिटिव है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। करंट जो करेक्शन है आई थिंक इट शुड बी एंडिंग एट अराउंड 1500 काइंड ऑफ लेवल्स। आप इस स्टॉक में बने रहिए, अपना नजरिया थोड़ा लंबा रखें। अगर नीचे में कोई आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में सजेस्ट करूंगा तो वो 1343 का है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर है, आई थिंक आप इस स्टॉक में वापस से 1890 से 2150 का लेवल्स देख सकते हैं।
जी सर, एक और खबर जिस पर मैं फोकस करना चाहूँगा, केईसी इंटरनेशनल, जहां पर कि इस कंपनी को 1423 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है सऊदी अरब से ट्रांसमिशन लाइंस के लिए। इस साल ऑर्डर इनटेक कंपनी का 75% बढ़ गया, 11,230 करोड़ रुपए के करीब इनको ऑर्डर मिले हैं। सर, कैसे देखना है इस काउंटर को? ऑब्वियसली आई थिंक देखिए स्टॉक बुलिश है, काफी हेल्दी मार्जिन्स पे प्ले करता है ये स्टॉक। आई थिंक जो ब्रेकआउट है वो भी फ्रेश है, 950 से सीधा आपने देखा आज भी गैप अप हुआ था, 1040 का लेवल छुआ था। आई थिंक केईसी इंटरनेशनल में अगर कोई फ्रेश भी बाय करे तो मैं सलाह दूंगा आप 940 के स्टॉप लॉस के साथ केईसी इंटरनेशनल को ऑब्वियसली अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये स्टॉक का ब्रेकआउट भी फ्रेश है। ऑन द हायर साइड आई थिंक 1140 1190 के लेवल से जो दिख सकते हैं, और बहुत अच्छी बात रहेगी कि आप इस स्टॉक पे थोड़ा नजरिया 6 महीने से 1 साल का रखें। जी, तो 6 महीने से 1 साल का नज़रिया रखना है। एक हमारे दर्शक हैं सर, वो पूछ रहे हैं कैन वी इन्वेस्ट इन आइडिया स्टॉक फॉर 1 ईयर? सर, वैसे तो काफ़ी डिटेल में बात हुई, आपने लेवल्स भी बताए, लेकिन क्या 1 साल का विज़न 15% टूटने के बाद सर अट्रैक्ट तो करता है लोगों को? अट्रैक्शन लेना है? नहीं, ऑब्वियसली ये स्टॉक ऐसा है जो सबकी आंखों का तारा बन जाता है वीक मार्केट में। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात पेनी स्टॉक है, चीप स्टॉक है। पेनी स्टॉक है और उसकी इंडस्ट्री का लगार्ड है। तो ऑब्वियसली अगर कोई देखेगा कि आइडिया में गिरावट है, 13 रुपए आ गया, तो इट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स और वो कोशिश करेंगे। पर मैं 1 साल के लिए भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि 1 साल में जहां पर हमने रेलवे स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स या उसके अलावा जो दूसरे आप डिफेंस स्टॉक देखे, उन्होंने 100 150%, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स 200% रिटर्न दिया है। वहीं ये स्टॉक ऐसा है जो सिर्फ एक सस्ता है इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करता है। मैं इसको अवॉइड की सलाह दूंगा। नीचे में मुझे लगता है 8.5 रुपए तक से ये स्टॉक टूट सकता जी, लवलेश सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर्स हैं? है। जी, मैंने 2 स्टॉक रिकमेंड करूंगा। पहला है बजाज फिंसर्व। ऑब्वियसली आफ्टर 3 इयर्स इस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है 1720 के लेवल से। करंटली 1861 रुपए ये स्टॉक चल रहा है। पर बजाज फिंसर्व मैं थोड़ा सा मध्यम अवधि के लिए रिकमेंड करूंगा आपको। जहां भी ये स्टॉक 1850 1860 पे मिलता है तो इसमें बाय की सलाह रहेगी। ऊपर में 2050 से 2290 आने वाले 3 महीने के लिए मेरे टारगेट रहेंगे। नीचे में 1740 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जो दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा वो चंबल फर्टिलाइजर का रहेगा। करंटली 505 506 के लेवल्स पे आ रहा है। स्टॉक अपने उच्चतम स्तर जो 2022 के थे उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड टेक्निकली बोलूं तो फ्लैग पैटर्न बना रहा है, विच इज अ शॉर्ट टर्म कंटिन्यूएशन पैटर्न। और इसमें एवरेज परसेंट रिटर्न हम 69% देखते हैं अगर ब्रेकआउट होता है तो। बट ये हमें लोअर लेवल्स पे मिल रहा है उस ओवरऑल पैटर्न के। तो 505 506 पे मेरी बाय की सलाह रहेगी चंबल फर्टिलाइजर्स में। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 540 और 590 दो टारगेट रहेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस 485 का रहेगा। पर मैं इसमें डिस्क्लेमर दे दूं कि चंबल फर्टिलाइजर और बजाज फिंसर्व हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड करा हुआ है, तो आप भी इसमें निवेश कर सकते हैं विद गिवन लेवल्स। बिल्कुल, तो सर ने 2 टॉप पिक दी हैं और दोनों में ही खरीदारी की राय, और यहाँ पर सर ने जो डिस्क्लेमर भी दे दिया है। पहला कॉल है सर की बजाज फिंसर्व, जहाँ पर कि 1950 और 2290 2 टारगेट्स। तो यहाँ से लगभग पहला टारगेट 100 रुपये का और दूसरा टारगेट जो है वो 400 रुपये ऊपर का है। और स्टॉप लॉसेस जो रखने हैं आपको करीब 100 रुपये नीचे के ही रखने हैं, 125 रुपये नीचे के रखने हैं इनफैक्ट। और दूसरा जो काउंटर है चंबल फर्टिलाइजर, यहाँ पर 504 रुपये पर खरीदारी की राय है, तो 36 रुपये का टारगेट है ऊपर की साइड पर पहला, और दूसरा टारगेट करीब 86 रुपये ऊपर। और जो आपको स्टॉप लॉसेस रखने हैं वो 19 रुपये नीचे के रखने हैं, यानी 485 रुपये के रखने हैं। लवलेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू विवेक फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आप प्लेजर सर। अब हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। सुबह से सवालों की लिस्ट लगी पड़ी है। रवि सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ दर्शकों की डिमांड पर। और रवि सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये मार्केट में आज जो फॉल है ये अपॉर्चुनिटी है या डराने वाला है? देखिए, मुझे लगता है निवेशकों को जो अच्छा लगे उसको कहना चाहिए, क्योंकि जब दुख होता है तो दुख बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, थोड़ा सा जो है वो पैनिक सेलिंग ज़रूर है, और इस समय थोड़ा सा जो पैनिक सेलिंग है
वो आपके पर्टिकुलर स्टॉक्स जो आप सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल पूछिए, क्योंकि हो सकता है कई स्टॉक्स, अगर आपने अभी, मैं देख रहा था आप स्क्रीन पे अभी, चूँकि आज आपने फिर से स्टूडियो का निमंत्रण है, तो फिर एक जो आपने अभी चर्चा करी थी वोडाफोन पे, अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं वोडाफोन के ग्राफिक, मैं सोच ही रहा था कि रवि सर आएंगे तो मैं थोड़ा सा उनसे डिस्कस करूंगा। ग्राफिक्स, पीसीआर टीम प्लीज़ ग्राफिक्स दोबारा फायर कर दीजिए। सर मैं पढ़ देता हूँ गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट। ₹2.30 का उन्होंने पहले भी टारगेट दिया हुआ था, ₹2.5 का टारगेट अब उन्होंने कर दिया। सेल रेटिंग बरकरार रखी है। बेस्ट के सिनारियो में ₹19 बोला उन्होंने कि टारगेट 19 भी जा सकता है। 3 से 4 साल में उनको लगता है कि मार्केट शेयर और थोड़ा सा कंपनी का गिर सकता है, जो कि उनके सब्सक्राइबर बेस कम हो रहे हैं, लेकिन एजिया ड्यूज अगर कम होते हैं या टैरिफ बढ़ते रहते हैं तो ₹19 तक भी ये शेयर जा सकता है। रवि सर, उनकी 3 काउंटर पर रिकमेंडेशन थी। वोडाफोन पर जो कि ₹2.30 थी वो गलत रही। इंडस टावर पर उनका 220 का टारगेट था, वो 450 हो गया। अब वो उसमें डाउनग्रेड कर रहे हैं या उसमें टारगेट को अपग्रेड कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल ₹900 के टारगेट के साथ वो बैठे थे, शेयर ₹1500 हो गया, अब वो टारगेट बढ़ा रहे ₹1700 का। कितना रिलाय करें सर? देखिए, इसको मैं ये कहूँगा विवेक जी कि कई बार ऐसा होता है कि आप जो अनुमान लगाते हैं उस अनुमान से कहीं ना कहीं बीच में ऐसे सीक्वेंसेस बन जाते हैं जिसकी वजह से आपके अनुमान थोड़े गलत हो जाते हैं। लेकिन समझदार आदमी वो है जो सही टाइम पर डिसीजन ले और उन अनुमानों के बावजूद भी अपने आप को बचा कर रखे, या फिर आप रिवाइज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैंने कहा जैसे वोडाफोन का जो आप बात कर रहे हैं, मैंने आपके हर एक प्रोग्राम पे, पिछले जब प्रोग्राम था तब भी आपने वोडाफोन का एक सवाल लिया था, तब भी मैंने कहा था देखिए मुझे नहीं पता वो 19 जाएगा, 18 जाएगा, 17 जाएगा, क्या जाएगा, लेकिन नीचे मुझे पता है कि मुझे कहाँ से नहीं सौदे रखने। ₹15 वो लास्ट लेवल बोला था, अब ₹13 आ गया, फिर आप सवाल पूछना चालू कर दिए। और मैंने हर बार मैं बताने में एक बात जरूर कहता हूँ, काटेंगे तो आप फिर भी नहीं, चाहे जो कर लीजिए। सर, तो फिर दर्शक सवाल ये पूछ रहे हैं कि खरीदे या नहीं। आज काटने वाला तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन खरीदने की तैयारी मत करो सर। 11, 10, 9, 10, 11 ये 3 लेवल्स अभी इस समय के जो मोमेंटम बना है उसमें दिखाई दे सकते हैं। तो ये नहीं है आप खरीदोगे, खरीदना भैया, खरीदना, बिल्कुल खरीदना, लेकिन ऐसे मत कूदो कि आज इस मार्केट गिर रहा है तो आज ही सब में कूद के जाके ले लें। एक पैटर्न आपको याद दिलाता हूँ, आप तो वैसे तो आपको नहीं, ये दर्शकों को याद दिला रहा हूँ क्योंकि विवेक भाई तो सारे पैटर्न खुद ही जानते हैं। इस समय जब भी किसी स्टॉक में गिरावट हो, और सपोज करिए कि गिरावट 10% होती है और वो रिवर्स होके स्टॉक 10% गिरने के बाद वो स्टॉक 5% रिवर्स हो जाए, जब रिवर्स हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो वो एक फ्लैग पैटर्न, उल्टा फ्लैग पैटर्न बनेगा। आपको बताऊं जनरली लोग वहीं फंसते हैं और जैसे ही 10% जो स्टॉक गिरा होता है 5% रिवर्ट करता है, उन लेवल्स पर खरीद लेते हैं, उसके बाद वो फिर वहाँ से 10% गिर जाता है। ये बढ़ते केस में भी है और गिरते केस में भी है। तो आप लोग इस पैटर्न का बिल्कुल ध्यान रखें और इस तरीके की चीज़ों से बचें। वोडाफोन अभी गिरा है, 15 अगर आ जाता है तो भी फिर से बोल रहा हूं, 15 आ जाता है निकलिएगा, खरीदना नहीं है। 9 पे 10 पे खरीदने की अगर चांस बनेंगे तो हम कहीं दूर नहीं है, यहीं बैठे हैं, विवेक जी भी यहीं बैठे हैं, जरूर आपको राय देंगे। तो कोशिश ये करिए कि स्टॉक के मोमेंटम को समझिए, सेंटीमेंट मत लगाइए। बेटर है जैसे मौका मिले प्रॉफिट लेते चलिए, नहीं मिलता मौका इंतजार करिए, सही समय पे इंतजार करिए। ज्यादातर आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं विवेक भाई, ये लोग यही कहते हैं अब खरीद ले, अब खरीद ले, अब खरीद ले। जब आप 100 बार एनालिस्ट से पूछोगे अब खरीद ले, अब खरीद ले, तो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया, कहता है खरीद ही लो। ऐसे मत करो, थोड़ा सा वेट करो, जब गिर रहा है मार्केट तो थोड़ा सा रुको। तो फिलहाल वोडाफोन में अगर आप देख रहे हो ₹10 का टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाकी आपकी चॉइस है। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया कि वोडाफोन में अभी क्या करना है और आगे आपको किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, और बिल्कुल ईमानदार देखिए नज़रिया रहना चाहिए। बिल्कुल। एक मैं विवेक जी आपको बीच में इससे रोक रहा हूँ, सॉरी। एक ट्रेड आया है, आप लोग तुरंत अभी पकड़िए। इस समय अगर निफ्टी का 24,950 का पुट लगाइए लगाइए लगाइए, ₹200 इस समय चल रहा है, खरीद लीजिए। कितना लेना है, कुछ नहीं करना, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। ₹235 आए, मैं बुक करूंगा, नमस्ते करूंगा, चल दूंगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर ₹20 का। जल्दी जल्दी आग में घी डालिए, आग लग गई है, पकड़िए। 24,950 का पुट इस प्रोग्राम के ख़त्म होते होते 235 हो जाएगा। शेयरों पर HDFC स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें HDFC स्काई ऐप,
जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें।